हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन एग्जाम स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एयरफोर्स एक्स एंड वाई कंप्लीट क्रैश कोर्स इंग्लिश के सीरीज में है 7th लेक्चर वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वर्ब, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो चलो आज पढ़ते हैं हम वर्ब क्या होती है, वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या है, डेफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड सच एज जंप, थिंक, हैपन, ईट एंड डू। वर्ड इन जैसों का एक शब्द है, यानी वर्ब एक ऐसा ही वर्ड होता है जैसे जंप है, थिंक है, हैपन है, ईट है, डू है, ये सारे क्या है, हमारे वर्ब हैं। वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है वर्ब, और एंड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो जो हमारा वर्ब होता है वो किसी एक्शन को या किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। वर्ब आर यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन, प्रोसेस, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पीपल। यानी कि वर्ब आर यूज टू इंडिकेट, वर्ब ये दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं क्या, एक्शन, प्रोसेस, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल और थिंग। यानी कि वर्ब जो होते हैं वो किसी एक्शन, क्रिया को, किसी प्रोसेस को, किसी शर्त को, किसी कर्ता की स्थिति को या वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं कि वह क्या कर रहा है, सेंटेंस में वह कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। A verb is a part of a sentence that tells us what the subject perform. Verb हमें यह बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या कर्ता क्या कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर I learned my lesson, तो जो I है हमारा वो है सब्जेक्ट, और जो learned है ये है हमारी वर्ब। माई लेसन यानी कि वो क्या लर्न कर रहा है, लेसन को। ही गोज वह जाता है। यू रीड अ नोवल तुम एक नोवल पढ़ते हो। तो ये रीड है हमारे पास, गोज है और लर्न है, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब आता है। वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वैसे तो वर्ब को अलग अलग टॉपिक्स के आधार पर हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं। सबसे पहला आता है मेन वर्ब, यानी वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पर वर्ब यूज होती है वो मेन वर्ब होती है। लेकिन मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक, जिसमें कोई कर्म होता है। इनट्रांजिटिव अकर्मक, जिसमें कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर आते हैं लिंकिंग वर्ब्स, और फिर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के मेन दो पार्ट होते हैं, लेकिन उनको कभी कभी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन कई कई बुक में इसमें एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज किया जाता है, जिसको हम इसमें आगे पढ़ेंगे। वर्ब के और भी टाइप होते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो वर्ब अपने आप में संपूर्ण होता है, या कहें कि उसमें और ऑब्जेक्ट या किसी और चीज़ की ज़रूरत में नहीं पड़ती। ऐसे ही इनफाइनाइट वर्ब होता है, फिर रेगुलर वर्ब होता है, इररेगुलर वर्ब होता है। अभी हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब हैव मीनिंग रिलेटेड टू एक्शन, इवेंट्स और स्टेट। तो मेन वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है, जो वर्ब की डेफिनेशन है वही ही मेन वर्ब की डेफिनेशन होती है। बस इसमें अंतर इतना है कि सेंटेंस में जो अर्थ निकाले, या कहें कि जो कर्ता का परफेक्ट सिस्टम दर्शाए कि वो क्या कर रहा है या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही मेन वर्ब होती है। मोस्ट वर्ब इन इंग्लिश आर मेन वर्ब, एग्जाम्पल गो, शो, एग्जिस्ट, ये सारी मेन वर्ब हैं। मेन वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा पिछले हमने पढ़ा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे प्ले विद मी। तो यहाँ पे जो प्ले है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है। अब पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, सकर्मक क्रियाएं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो जैसा कि हमने कहा, सकर्मक क्रिया यानी उसमें कोई कर्म होता है या कहें ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट,
यानी वर्ब जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखती है, बिना ऑब्जेक्ट के उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहला टॉपिक हमारा, पहली लाइन क्या हुई, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े अपने अर्थ को दर्शाने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे हमारे पास लाइन है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज अ नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब जो क्रिया कर रही है वो किसके ऊपर है, किसके आधारित है, किसके ऊपर या किस पे असर डाल रही है, वो जो नाउन होती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्रिया के एक्शन को रिसीव करता है। समटाइम्स हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विथ नेम द ऑब्जेक्ट टू whom और फॉर whom द एक्शन वाज डन। यानी किसके लिए वो एक्शन किया गया है उसको हम सेंटेंस में whom और फॉर whom लगा के दर्शा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि वो क्रिया किस पर आधारित है या ऑब्जेक्ट उसका क्या है। तो यहाँ पर है शी प्लेड द पियानो। तो इसमें इस एग्जाम्पल में हमारे पास प्लेड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि प्लेड आधारित है द पियानो पे। अगर हम द पियानो को हटा दें तो शी प्लेड, यहाँ पे पता नहीं चलता वो क्या प्ले करती है। तो यहाँ पर हमारा द पियानो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये होती है अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म नहीं होता। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। A intransitive verb does not require any object after it to complete its sense in sentence। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसी वर्ब हो जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ प्रदर्शित कर सके, जिससे हमें पता चल जाए कि सेंटेंस में क्या हो रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके हमारे पास दो केस बन सकते हैं, दो तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में यूज हो सकती है। फर्स्ट, इट इज एक्शन वर्ब एक्सप्रेसिंग एक्टिविटी, यानी कोई एक्टिविटी को दर्शाने वाली वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, अराइव, गो, लाई, स्नीज, सिट, डाई, ईटीसी। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं हमारे, ये अगर डायरेक्ट इनको उठा के कोई सब्जेक्ट बने, कोई सब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बने, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आएगा। सेकेंड इज, अनलाइक द ट्रांजिटिव वर्ब इट विल नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक केस ये भी बन सकता है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी उस पर सीधा सीधा प्रभाव ना पड़े, लेकिन वो वर्ब के डायरेक्ट एक्शन को भी रिसीव ना करे, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ सकता है। ऑल्थो इंट्रांजिटिव वर्ब मे बी फॉलोड बाय एन एडवर्बियल और एडवर्बियल फ्रेजेज, यानी कि लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ज़्यादातर हम एक चीज़ दे सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो क्रिया क्या कर रही है उसके साथ कुछ शब्द ऐसे जोड़े जा सकते हैं या जोड़ेंगे जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम आए बिना किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे कि दे स्लीप एट नाइट, तो दे स्लीप वो सोते हैं, एट नाइट, एट नाइट क्या है, ये हमारा स्लीप का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल फ्रेज, जो ये विशेषता बताता है कि वो कहाँ सोते हैं या कब सोते हैं। दे स्लीप एट नाइट। इंट्रांजिटिव वर्ब की जो फॉर्म होती है या उसमें जो सेंटेंस बनता है उसका मेन पार्ट है नाउन प्लस वर्ब, यानी कि ज़्यादातर जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में यूज होगी वो सेंटेंस किस टाइप से बनेगा, नाउन प्लस वर्ब्स के फॉर्म में। तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नथिंग हैपन्ड। तो जहाँ पे नथिंग हैपन्ड है, नथिंग क्या है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, हैपन्ड इज अ वर्ब, और वो हैपन्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड मूड्स। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं।
आर वर्ब दैट आर यूज टू कंप्लीट इट्स द मीनिंग ऑफ द अदर प्राइमरी और मेन वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ले सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको समझ में ना आए या किसी को टेंशन हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को इससे रिप्लेस करके समझ सकते हैं, यानी कुछ हेल्प करने में काम आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसका कंप्लीट सेंस क्या है, क्या मतलब होता है? दैट इज यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एक सहायता के रूप में यूज होने वाली वर्ब जो उसके टेंस को परिभाषित करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो एम वर्किंग है, एम क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग क्या है? मेन वर्ब। तो एम वर्किंग के साथ हेल्प के रूप में आया है, क्या दर्शाने के लिए कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। यहाँ पे एक थर्ड पार्ट कभी कभी पढ़ा जाता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको ही ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 4 टाइप हैं। टू बी का मतलब क्या होता है? होना, या कोई किसी चीज़ होती है। तो उसके अर्थ में जो 5 हमारे पास ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इज, एम, आर, वाज एंड वर्ब। टू हैव, या कोई किसी चीज़ को रखने का या अधिकार के तौर पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या कहें हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो होती हैं हैव, हैज़ एंड हैड। टू डू, कोई करने के अर्थ में यूज हो, वो है डू, डज एंड डिड। और दो हमारे पास आती हैं शैल एंड विल। अब एक हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, डू, डज, ये सारे क्या हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का ही मेन पार्ट होता है टेंस। तो टेंस में ही ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होता है। वाज वर्ब हमारा पास्ट कंटिन्यूस में यूज होता है। हैज़, हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। हैड हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। डू, डज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। डिड हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होता है। शैल, विल हमारे फ्यूचर में होते हैं। तो ये सारे टेंस के एप्लीकेशन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। तो ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, शैल, वेल, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का आप एक्सट्रैक्शन कहें या ढंग से आपको इनको टेंस में और पढ़ेंगे। दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब ऑल्सो। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक और मेन टॉपिक है, या कहें कि मेन पॉइंट जिसको हम याद रख सकते हैं कि ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब, या कहें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस मोडेलिटी। इन ये जो वर्ब होती हैं वो मोडेलिटी को एक्सप्रेस करती हैं। मोडेलिटी क्या होती है? मोडेलिटी इज पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, फ्यूचर इंटेंशन। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आए वहाँ पे मोडेलिटी यूज की जाती है। पॉसिबिलिटी क्या होती है? कोई संभावना। लाइक्लीहुड, एबिलिटी कोई स्ट्रेंथ या कुछ करने की क्षमता। परमिशन कोई आज्ञा, कोई निषेध, या कोई फ्यूचर इंटेंशन कोई भविष्य की चिंता, कोई काम करने की बात। तो यहाँ पे हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। ये सारे होते हैं मॉडल। तो जो मॉडल होते हैं वो ही हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिनोट द मूड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए मॉडल यूज किए जाते हैं। आपको सब पता ही होगा मॉडल कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, शैल, आउट टू, वुड, मस्ट, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? हमारे मॉडल हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। आई विल बी देयर टू नाइट, मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा उस दिन, यानी टू नाइट, आज रात को मैं वहाँ पर हूँगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंटेंशन है, अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा होने की वो कामना करता है। तो यहाँ पे जो विल है हमारा मॉडल है। शी कैन राइट वेरी वेल, वह बहुत अच्छा लिख सकती है। तो कैन हमारा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? एबिलिटी।
अब मॉडल के कुछ रूल्स हम देख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। मॉडल कभी भी मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो सकते। दे आर यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो बॉक्स को उठा सकता है, तो कैन हमारा यहाँ क्या है, मॉडल। लेकिन मेन वर्ब है हमारी लिफ्ट। अब आते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जो थर्ड टाइप हमने बताया था कभी कभी आता है। तो इसमें हमारे पास 3 वर्ब मेन होती हैं जिनको मार्जिनल वर्ब कहते हैं, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो जो हमारा यूज्ड टू है, नीड है और डेयर है, ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। हेयर हम यहाँ देख सकते हैं कि नीड और जो डेयर होती हैं वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा यूज्ड टू है वे हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में ही यूज होगा। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ही यूज्ड टू गो देयर, वह अक्सर वहाँ जाता है। तो वह वहाँ जाता है, तो गो तो हमारा ये क्या हुआ, गो हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। लेकिन यूज टू ये विशेषता दर्शाता है कि वह अक्सर जाता है। तो यहाँ पे यूज टू कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव फॉर्म में। हाउ डेयर यू टू टच इट, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की। तो यहाँ पे डेयर भी एक हेल्प मेन वर्ब है और टच भी एक मेन वर्ब है। आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ पर भी नीड मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। अब आते हैं, एक टाइप आता है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। सम मेन वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स, दीज वर्ब आर नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये इंट्रांजिटिव वर्ब का ही एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंस्टेड दे आर फॉलोड बाय फ्रेजेस विच गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। तो जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हैं सब्जेक्ट के बारे में। लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वो नहीं होता टाइप। ये जो गिनी चुनी 4-5 हमारे पास वर्ब हैं, ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होती हैं, जैसे कि अपीयर, फील, लुक, सीम, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड बिकम। इसका एग्जांपल है, अ फेस अपीयर्ड एट द विंडो। एक चेहरा अचानक वहां पे विंडो पे दिखाया, दर्शाया गया, अपीयर्ड। तो यहाँ पे जो अपीयर्ड है हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब आते हैं मूड्स ऑफ वर्ब। मूड्स ऑफ वर्ब एक हिसाब से वर्ब का मूड ही मान लो आप। मेथड ऑफ यूजिंग वर्ब इज कॉल्ड मूड, यानी वर्ब हमारे किस तरह से यूज करनी चाहिए जो अच्छा अर्थ प्रदान करे। तो मूड हमारे पास 3 होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव एंड सब्जेक्टिव। अब पहला आता है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है, व्हेन अ वर्ब स्टेट अ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन, इट इज सेड टू बी इन इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है, जब किसी निश्चितता के साथ किसी बात का हम वर्णन करें या किसी के बारे में बताएं। जब निश्चितता किस में होती है, फैक्ट में या किसी क्वेश्चन में। अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है या कहीं पृथ्वी गोल है, तो ये हमारे पास एक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फैक्ट हमारे लिए क्या है, इंडिकेटिव मूड में है। डज द बॉय लर्न दिस लेसन, क्या उस बच्चे ने या उस लड़के ने लेसन को लर्न किया या याद किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यूज हो रहा है, तो वो इंडिकेटिव मूड में आता है। अब आता है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है, जब किसी वर्ब से हम कोई आज्ञा दें, विनती करें या उपदेश करें, जैसा कि लिखा हुआ है, अ वर्ब विच डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रेयर। आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रेयर। एग्जाम्पल तौर पर कम हेयर सोहन, तो यहाँ पे एक आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर आओ। डोंट टेल अ लाई, ये एक एडवाइस के तौर पर है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आता है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, जब किसी वर्ब के द्वारा कोई कंडीशन, शर्त, सुपोजिशन, कोई डिजायर, कोई इच्छा, संभावना, पर्पस, विश या उद्देश्य, कुछ न कुछ ऐसी चीजें दर्शाई जाएं। एग्जाम्पल तौर पर, इफ़ यू लर्न योर लेसन वेल यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर एक शर्त के तौर पर या कहें कंडीशन है,
If you learn your lesson well, then you will get good marks. May God give you a long life. तो यहाँ पर एक इच्छा है, May God give you a long life. अब सब्जेक्टिव मूड के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं कि सब्जेक्टिव मूड वर एंड हैड आर यूज्ड एज द केस मे बी. जो वर और हैड है सब सब्जेक्टिव मूड में यूज किया जाए तो उसका अर्थ मे बी के तौर पर लिया जाता है कि संभावना के तौर पर, जिसमें ये सब सेंटेंस किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में. आई विश आई हैज अ कार, आई हैज कार, आई विश वी वर फ्रेंड्स. अब आता है हमारे पास इन्फिनेटिव टाइप ऑफ वर्ब. इन्फिनेटिव टाइप क्या होता है, जिसमें 2 + V1 की फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. अब वर्ब की फॉर्म हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें पता लगेगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये सारी फॉर्म्स हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे. अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव आर द मोस्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्ब व्हेन वी टॉक ऑफ अ वर्ब जनरल कॉन्सेप्ट यूजुअली एज द इन्फिनेटिव वर्ब. Infinitive can be used as noun, adjective, adverb in a sentence, but they do not actually function as verb. जो इन्फिनेटिव होते हैं वो हमारे नाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन ये एक्चुअली एज अ वर्ब नहीं इसमें यूज होते. ये उसकी एक तरह से परिभाषा बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पर, ना कि क्रिया के तौर पर. देयर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज अ कॉन्सेप्ट रेदर देन व्हाट इज बीइंग डन परफॉर्म्ड ऑफ अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो हमारे पास इन्फिनेटिव के टाइप हैं, टू रन, टू वॉक, टू रीड, टू बी एंड टू लर्न. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई लव टू रन, मुझे दौड़ना पसंद है. फंक्शन एज अ नाउन, जो टू रन है वो क्या है, एक नाउन के तौर पर यूज हुआ है. आई विश आई हैड समथिंग टू डू, आई विश मैं कामना करता हूँ, आई हैड समथिंग टू डू, तो उसे क्या चाहिए, कुछ करना, कि वह कुछ कर सके, तो वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है. इन्फिनेटिव में कुछ रूल हैं. इन नेगेटिव सेंटेंस डेयर, नॉट एंड नीड नॉट आर यूज्ड विदाउट टू. लेकिन जब हम इन्फिनेटिव यूज करें किसी नेगेटिव सेंटेंस में तो डेयर, नॉट और नीड नॉट के साथ टू नहीं आता. यू डेयर नॉट फेल इन एग्जाम, अगर हम इन्फिनेटिव का यूज करें तो यू टू डेयर नॉट फेल इन एग्जाम आना चाहिए था, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से गलत है. तो यहाँ पे क्या आया है, यू डेयर नॉट फेल इन एग्जाम. अब आता है प्रीपोजिशन बट द एक्सेप्ट डजंट टेक टू. लेकिन जब प्रीपोजिशन बट और एक्सेप्ट किसी सेंटेंस में आए तो वो टू नहीं लेते या टू के साथ यूज नहीं होते. ही डिड नथिंग बट क्राई, उसने कुछ नहीं किया रोने के अलावा, लेकिन वो रोया, तो क्या है ये, बट के साथ क्राई. टू क्राई नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ क्राई आया है, क्योंकि बट एंड एक्सेप्ट डजंट टेक टू. देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट दिस. इन्फिनेटिव इज यूज्ड व्हेनेवर टू क्वालिफाई ए नाउन. इन्फिनेटिव तब भी यूज होते हैं जब कोई टू एक नाउन की परिभाषा बताए, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो. जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि इन्फिनेटिव किसी एडजेक्टिव के तौर पर, नाउन प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं. आई हैव नो पेन टू राइट, तो यहाँ पे जो पेन टू राइट है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है यार, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. Infinitive is used without to after auxiliary verb like shall, will, can, may, did, should. यानी जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद टू का यूज किया जा सकता है इन्फिनेटिव के फॉर्म में, लेकिन हम ought to के साथ टू नहीं लगाते. एग्जाम्पल के तौर पर आई शुड गो, आई ought to go. अब आता है ग्रून. गेरून क्या होता है, वी प्लस आईएनजी, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको गेरून कहते हैं. गेरून्स आर आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ब. गेरून्स आर ऑलवेज नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट क्या होता है,
फाइनाइट और इनफाइनाइट दो टाइप की वर्ब होती हैं। फाइनाइट में क्या होता है, सिर्फ नाउन प्लस वर्ब, यानी कि नाउन प्लस वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं हमारी फाइनाइट फॉर्म, जो सिर्फ नाउन और वर्ब से ही पूरा अर्थ निकाल दें। लेकिन जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट होती हैं उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होता है, पूरा एडजेक्टिव वगैरह भी होते हैं, यानी कि अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रिया के तौर पर यूज होते हैं। तो जो आईएनजी फॉर्म होती है वो ही गिरुण कहलाती है, और आईएनजी फॉर्म ज़्यादातर सकर्मक क्रियाओं में यूज होती हैं। गिरुण में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी वर्ब में आईएनजी जोड़ के जो फॉर्म बनती है वो ज़्यादातर फंक्शन एज अ नाउन होती है, यानी नाउन के तौर पर यूज होती है किसी सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर सीइंग द ओशियन फॉर द फर्स्ट टाइम इज इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे जो सीइंग है वो नाउन के तौर पर यूज हुआ है कि ओशियन को पहली बार देखना। तो सीइंग हमारे पास क्या है, नाउन के तौर पर यूज हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में। रीडिंग बुक्स इज ऑफ्टन वेरी इंजॉयबल, तो यहाँ पर रीडिंग अगेन नाउन वर्ब में यूज हुआ है। स्मोकिंग अगेन नाउन में यूज हुआ है। रूल्स ऑफ गेरून के भी कुछ रूल होते हैं कि अवॉइड, इंजॉय, हेल्प, माइंड, प्रिवेंट, स्टॉप, रिस्क, ये सारे जो शब्द होते हैं इनके बाद आईएनजी फॉर्म को यूज किया जा सकता है। आई एंजॉय माई सेल्फ स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, आई डू नॉट माइंड गोइंग देयर। द नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग द गेरून मस्ट बी इन द पॉजिटिव केस। जो कोई भी नाउन और प्रोनाउन इसके साथ यूज हो गेरून के साथ, वो पॉजिटिव केस में ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ हिज एक्यूजिंग, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। अब जो वर्ब के और टाइप हैं या कहें वर्ब फॉर्म है और मॉडल्स हैं, उनको हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम कुछ दो क्वेश्चंस देख लेते हैं स्पॉट द एरर के, जो वर्ब के ऊपर बनते हैं। वर्ब के ऊपर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, वर्ब के ऊपर हेल्पिंग वर्ब में बनेंगे और मेन वर्ब में बनेंगे, कि इसको हम किस हिसाब से यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या गलती दिख रही है, ईच ऑफ दीज प्लेयर, ईच ऑफ दीज, जब ईच एक एक व्यक्ति की बात हो रही है प्लेयर्स में, तो यहाँ पर हमारा हैव नहीं आ सकता। तो क्या गलती है, सेकंड फॉर्म में गलती है, इसका आंसर हुआ बी। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट हिज सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे जो हैज की गलती है वही स्पॉट है एरर। लाइम एंड सोडा इज डाइजेस्टिव इंक, तो लाइम एंड सोडा इज डाइजेस्टिव इंक, यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही, तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ डी, नो एरर। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे ना वर्ब के और टाइप, वर्ब फॉर्म और मॉडल्स। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी वीडियो आज कैसी लगी, फीडबैक दें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।